17 दिसंबर 2010 को ट्यूनीशिया से शुरू हुआ अरब स्प्रिंग साल 2011 आते आते मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को अपनी चपेट में ले चुका था। यह आंदोलन जो मोनार्की को सत्ता से उखाड़कर डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिशमेंट के लिए शुरू हुआ था, उसने एक साल के अंदर ही ऐसा विकराल रूप ले लिया कि ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट के तानाशाह शासकों को सत्ता से उखाड़ फेंका गया। इसकी आंच से सीरिया भी अछूता नहीं रह सका और सीरिया के दारा से शुरू हुए एक छोटे से प्रोटेस्ट ने जल्द ही पूरे सीरिया को अपनी जद में ले लिया। महीने दर महीने बीतते गए लेकिन प्रोटेस्ट थमने का नाम नहीं लेता। लोग डिक्टेटर प्रेसिडेंट बशर अल असद के खिलाफ सड़कों पर थे, जो अपनी गद्दी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सत्ता के नशे में चूर असद ने हथियारों से लैस सेना को प्रोटेस्टर्स के सामने खड़ा कर दिया, जिसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट ने देखते ही देखते सिविल वॉर का रूप ले लिया। पूरा सीरिया बंदूकों और बमों की गूंज से थर्रा उठा। बिल्डिंग्स तबाह होने लगी, लोग बेघर होने लगे और लाखों जिंदगियां खाक में मिल गई। लोकल रेबेलियंस और गवर्नमेंट के बीच के टकराव के साथ साथ सीरिया की दशा बिगाड़ने में आईसिस और जबहत अल नुसरा जैसे जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा रशिया, ईरान और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सबने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इस आग को हवा देने का काम किया, जिससे सीरिया एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनकर रह जाता है। 13 सालों से चली आ रही इस सिविल वॉर में अभी तक 6 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लगभग आधी आबादी बेघर हो चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत होती ही क्यों है? इस सिविल वॉर में अमेरिका और रशिया क्यों घुस आते हैं? कैसे सीरिया एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन जाता है? और आखिर क्यों लाखों निर्दोष लोगों के मारे जाने के बाद भी अभी तक इस सिविल वॉर पर फुल स्टॉप नहीं लग सका है? What we know is you have the brutal and repressive Assad regime. The White House tonight is accusing the Syrian government of creating a humanitarian crisis after yet another bloody 10th day of fighting. President Obama declared a red line warning, but nothing was done. Vladimir Putin is being hailed as a hero for supporting President Assad. The UN has accused the Assad regime of repeatedly committing war crimes in Syria, including a chemical attack in April. It has verified that out of the 38 children detained by Syrian authorities, nearly half of them were subjected to torture. But Syria's President Bashar al-Assad is still a hero to many. मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट पॉइंट को टच करता सीरिया इजराइल, इराक, टर्की, जॉर्डन और लेबनान जैसे देशों से घिरा हुआ है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लगभग 87% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, जिसमें 74% सुन्नी और 13% के करीब शिया है। सुन्नी मेजॉरिटी होने के बावजूद कई दशकों से यहाँ की सत्ता शिया शासकों के हाथों में ही है। 1946 से पहले तक सीरिया फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था, जिसके बाद सीरिया को फ्रांस की गुलामी से मुक्ति मिली, लेकिन सीरियन लोगों के हिस्से में खुशी और शांति केवल 3 सालों के लिए ही टिक सकी। आजादी के मात्र 3 साल बाद 1949 में यहाँ मिलिट्री कू की कहानी शुरू हुई, जो आगे चलकर यहाँ के शासन का हिस्सा बन गई। मिलिट्री कू करके यहाँ कई बार गवर्नमेंट को बदला गया, भारी राजनीतिक उथल पुथल होती रही और ये सिलसिला कई बार रिपीट होता रहा। इससे बचने और अरब में यूनिटी लाने के लिए 1958 में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर यूनाइटेड अरब रिपब्लिक UAR बनाया, लेकिन इजिप्ट की डोमिनेंस की वजह से सीरिया को उसका साथ पसंद नहीं आया और केवल 3 साल बाद ही वो इस ग्रुप से बाहर निकल गया। इसके बाद 1963 में बाथ पार्टी की लीडरशिप में एक और कू को अंजाम दिया गया और यही से सीरिया में बाथ पार्टी की गवर्नमेंट बनी, जो आज तक सीरिया की सत्ता पर काबिज है। इस कू के पीछे एक मिलिट्री ऑफिसर हाफिज अल असद का बड़ा रोल था। उसने इस कू के बाद तेजी से सीरियन मिलिट्री पर अपनी पकड़ बनाई और 1963 में एयरफोर्स का कमांडर बन गया। इसके बाद उसने सीरियन मिलिट्री में अपने खास लोगों को इंपॉर्टेंट पोस्ट दिलाई और सीरिया में चल रहे पावर स्ट्रगल का एक मजबूत कंटेंडर बनकर उभरा। 1966 में सीरिया में एक और कू किया गया, जिसे मिलिट्री के 2 बड़े ऑफिसर्स सालाह जदीद और हाफिज अल असद ने अंजाम दिया था। इस कू के बाद सीरिया का पूरा कंट्रोल सालाह जदीद के हाथों में आ गया। उसने कठपुतली सरकार बनाते हुए नूरुद्दीन अल अतासी को सीरिया का प्रेसिडेंट बना दिया और हाफिज अल असद के हिस्से डिफेंस मिनिस्ट्री सौंप दी। सीरिया में इस नई सरकार के बनने के अगले ही साल 1967 में अरब कंट्रीज की कंबाइन आर्मी और इजराइल के बीच 6 डे वॉर शुरू हो गया, जिसमें इजराइल ने अकेले ही अरब देशों को हराकर अरब कंट्रीज के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिसमें सीरिया का गोलान हाइट्स भी शामिल था।
सिक्स डे वॉर में मिली करारी हार और इजराइल द्वारा सीरिया के गोलान हाइट्स को कब्जाने के लिए हाफिज अल असद ने जदीद को दोषी माना, जिसके बाद दोनों में डिफरेंसेस बढ़ने लगे और दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। दोनों के बीच ये टकराव करीब 4 साल तक चलता रहा। इस बीच हाफिज ने मिलिट्री, गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस और मीडिया में अपना इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। इसके चलते 1970 में हाफिज अल असद कू करके जदीद को हटाकर खुद सत्ता पर काबिज हो गया और मार्च 1971 में सीरिया का प्रेसिडेंट बन बैठा। प्रेसिडेंट बनते ही वो सीरिया पर लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखने के लिए यहाँ सेक्टेरियनिज्म को बढ़ावा देने लगा। देश के हर सेक्टर में उसने अलवाइद सेक्ट के लोगों को भर्ती करवाया, क्योंकि वो खुद शिया की संप्रदाय से बिलोंग करता था। उसकी इस मनमानी और भेदभाव से सुन्नी कम्युनिटी के लोग नाराज हो गए और उसके खिलाफ विद्रोह करने लगे। लेकिन हाफिज अल असद के इस रवैये से शिया मेजॉरिटी देश ईरान काफी खुश हुआ और बैकडोर से हाफिज को हर संभव मदद करने लगा। ईरान से सपोर्ट मिलने के बाद हाफिज अपनी मिलिट्री को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने में जुट गया। इसके लिए उसने सबसे पहले सोवियत का दौरा किया, जिस दौरान दोनों देशों के बीच एक मिलिट्री डील साइन हुई। इस डील के अनुसार सोवियत यूनियन को सीरिया के नेवल बेसिस का इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई और बदले में सीरिया को यूएसएसआर के एडवांस वेपन्स मिले। इस डील के बाद सोवियत को मिडिल ईस्ट में यूएस को काउंटर करने का एक आसान रास्ता मिल गया था। इसके बाद हाफिज अल असद ने इजराइल से 6 डे वॉर में मिली हार का बदला लेने के लिए 6 अक्टूबर 1973 को इजिप्ट के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक कर दिया, जिसे यौम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है। लेकिन वॉर के बीच में ही इजिप्ट के अनएक्सपेक्टेड सीज फायर डिक्लेयर करने से सीरिया अकेला पड़ गया और इजराइल से बुरी तरह हार गया। इस हार से सीरिया अभी उभरा भी नहीं था कि वहां इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। हाफिज अल असद की रिलीजियस बेसिस पर भेदभाव करने की नीतियों के खिलाफ सुन्नी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम ब्रदरहुड खुलकर विरोध करने लगा। यह ऑर्गेनाइजेशन हर सेक्टर में सुन्नी लोगों के लिए बराबर रिप्रेजेंटेशन चाहता था। इसकी इन मांगों को सीरिया की जनता का सपोर्ट भी मिलने लगा। जल्द ही मुस्लिम ब्रदरहुड अलेप्पो और हामा में काफी पॉपुलर हो गया और इस बीच उसने गवर्नमेंट विरोधी कई कारनामों को अंजाम भी दिया। इस दौरान मिड 1980 में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे सीरिया को हिला कर रख दिया। 26 जून 1980 को जब माली के प्रेसिडेंट सीरिया आए हुए थे, जिन्हें रिसीव करने खुद प्रेसिडेंट हाफिज एयरपोर्ट गया हुआ था, तभी उन पर एक बड़ा हमला हुआ, लेकिन वो इस हमले से बाल बाल बच गए। इस हमले के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड को दोषी ठहराते हुए उसके मेंबर्स को सीरियन आर्मी द्वारा अरेस्ट कर खूब टॉर्चर किया जाने लगा। इसके विरोध में 2 फरवरी 1982 को मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर्स ने हाफिज अल असद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर गवर्नमेंट के 70 लोगों को मार गिराया और हामा को एक फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद सीरियन आर्मी भी एक्शन में आ गई और हाफिज अल असद के छोटे भाई रिफात अल असद के नेतृत्व में करीब 12,000 सोल्जर्स ने पूरे हामा शहर को घेर लिया। सीरियन आर्मी ने 27 दिनों तक हामा में अपना कहर जारी रखा, जिसके चलते करीब 40,000 लोग मारे गए। कत्लेआम की इस घटना को हामा मैसेकर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भी तानाशाही के नशे में चूर हाफिज अल असद का गुरूर तो कम नहीं हुआ, लेकिन 1984 के करीब उसे डायबिटीज जैसी कई बीमारियों ने घेर लिया था, जिनका वो ट्रीटमेंट करवाने में लगा हुआ था। उसकी एब्सेंस में उसके छोटे भाई रिफात अल असद ने ही उसके खिलाफ एक कू करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। इससे हाफिज का अपने भाइयों से भरोसा उठ गया और उसने अपने बाद सीरिया की सत्ता पर अपने बड़े बेटे बसर अल असद को बिठाने का निर्णय लिया। लेकिन 1994 में बसर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद हाफिज अपने छोटे बेटे बशर अल असद को सीरिया के अगले प्रेसिडेंट के रूप में प्रोजेक्ट करने लगा। बशर अल असद पेशे से एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट था, जो 1992 से ही लंदन में रहकर अपनी हायर स्टडीज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। 1994 में उसके बड़े भाई की मौत के बाद उसके पिता ने उसे सीरिया बुला लिया। हाफिज अच्छे से जानते थे कि मिलिट्री और पॉलिटिक्स की समझ दिए बिना उसे पॉलिटिक्स में एंट्री करवाना ठीक नहीं होगा, इसलिए सीरिया लौटने के बाद उसे अपने भाई की जगह लेने के लिए तैयार किया जाने लगा। सबसे पहले उसका होम्स मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन करवाया गया। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसे 3 साल के अंदर ही 1997 में लेफ्टिनेंट कर्नल और अगले 2 साल बाद 1999 में कर्नल के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इन दिनों हाफिज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। वो जानते थे कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो अपने जिंदा रहने तक पब्लिक के बीच अपने बेटे बशर अल असद की पॉजिटिव इमेज बनाने में लगे रहे। इसके अलावा उन्होंने अपनी ताकत के इस्तेमाल से मिलिट्री और गवर्नमेंट के बाकी लोगों को भी बशर के पक्ष में कर दिया था।
10 जून 2000 को हाफिज अल असद की हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन उन्होंने तब तक पार्टी में अपने बेटे के लिए सीरिया के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने का रास्ता साफ कर दिया था। उनकी मौत के कुछ ही घंटे बाद नेशनल लेजिस्लेचर ने बशर अल असद को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज को 40 से घटाकर 34 साल कर दिया, जो उस समय बशर अल असद की एज थी। 10 जुलाई 2000 को बिना किसी विरोध के बशर अल असद 7 साल के टर्म के लिए सीरिया का प्रेसिडेंट बन गया। पब्लिक को उम्मीद थी कि बशर अल असद वेस्टर्न कंट्री से पढ़कर आया है, इसलिए वो यहाँ मॉडर्नाइजेशन लाएगा और सीरिया के डेवलपमेंट के लिए न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अपने पिता की ही बनाई पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा। पिछले 30 सालों के दौरान उसके पिता के शोषण से सीरिया में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई थी। विरोधी आवाजों को दबाकर लोगों से बोलने की आजादी छीन ली गई थी। अपने खिलाफ बढ़ते प्रोटेस्ट और क्रिटिसिज्म से पब्लिक को चुप करवाने के लिए बशर अल असद ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर फोकस करना शुरू किया, लेकिन इसका फायदा केवल पॉलिटिकली कनेक्टेड एलीट लोगों ने उठाया, जो कि ज्यादातर उसके फैमिली मेंबर्स ही थे। बशर अल असद पॉलिटिक्स में इनएक्सपीरियंस था, लेकिन तब भी वो अपने पिता की तरह ही गवर्नमेंट के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने में लगा था। इसलिए उसका मजाक बनाया जाने लगा और लोग उसे डिक्टेटरशिप विदाउट अ डिक्टेटर कहने लगे। पॉलिटिक्स की बारीकियों को सीखते हुए उसे 5 साल बीत चुके थे और इस दौरान बशर अल असद ने सीरिया के फॉरेन अफेयर्स में भी दखल देना शुरू कर दिया था। साल 2005 में उनका नाम एक ऐसी घटना से जुड़ा जिसने उसकी छवि को दुनिया भर में खराब कर दिया। 14 फरवरी 2005 को लेबनान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राफिक हरीरी की हत्या कर दी गई। इस हत्या में सीरिया के शामिल होने की बात उठने लगी, जिस कारण इंटरनेशनल लेवल पर असद को खूब क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। लेबनान से सीरियन आर्मी को हटाने की मांग तेज होने लगी, जो वहां अप्रैल 1976 में शुरू हुए सिविल वॉर के बाद से ही प्रेजेंट थी। लोगों के बढ़ते दबाव के बाद यूनाइटेड नेशन को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा और सीरिया को 29 साल बाद 26 अप्रैल 2005 को अपनी आर्मी लेबनान से हटानी पड़ी। इस घटना के बाद भारी क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे बशर अल असद के सामने 2006 में एक और बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। इस साल सीरिया में बहुत कम बारिश हुई, जिस कारण यहाँ भयंकर सूखा पड़ा, जो अगले 3 सालों तक जारी रहा। 1.5 मिलियन लोग गांव छोड़कर रोजगार की खोज में शहरों की ओर माइग्रेट करने लगे। इन माइग्रेंट्स की मदद के लिए गवर्नमेंट द्वारा कोई भी जरूरी कदम नहीं उठाया गया। लोग पहले से ही असद की डिक्टेटरशिप से परेशान थे। वहीं बढ़ती बेरोजगारी के चलते लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन ताकत का इस्तेमाल कर असद ने सभी आवाजों को दबा दिया और 2007 में एक बार फिर से अगले 7 साल के लिए प्रेसिडेंट बन बैठा। हैरानी की बात यह थी कि इस इलेक्शन में भी उसके खिलाफ किसी ऑपोजिशन पार्टी को फाइट करने का मौका नहीं दिया गया। असद अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरा डिक्टेटर बन चुका था, जहां उसे अपनी कुर्सी और ताकत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। देखते देखते साल 2010 आ गया, पर तब भी सीरिया को सूखे से कोई निजात नहीं मिल सकी। पूरे देश में भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी पांव पसारे बैठी हुई थी। ऐसे बुरे हालातों में भी देश का राष्ट्रपति जनता के हित में काम करने के बजाय उन पर अपनी तानाशाही का रौब जमाने में लगा हुआ था। जनता परेशान थी और असद को सत्ता से हटाने की राह देख रही थी। इन सब के बीच 2010 के अंत में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के देशों में अरब स्प्रिंग ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। इन देशों में लंबे समय से शासन कर रहे तानाशाहों को सत्ता से उखाड़ फेंकने की मुहिम चालू हो गई। ट्यूनीशिया से शुरू हुआ ये अरब स्प्रिंग जल्द ही यमन, लीबिया, इजिप्ट और बहरीन में भी फैलने लगा, जिसके चलते ट्यूनीशिया में ज़ाइन अल अबिदाइन बेन अली, इजिप्ट में होस्नी मुबारक और लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के शासन को खत्म कर दिया गया। इन देशों में हो रहे प्रोटेस्ट की खबरें टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के जरिए सीरिया में भी पहुंच रही थी, जिसका इम्पैक्ट जल्द ही सीरिया में भी पड़ा और यहाँ भी कभी न खत्म होने वाला सिविल वॉर शुरू हो गया। फरवरी 2011 में सीरिया के साउथ वेस्टर्न शहर दारा में कुछ बच्चे अपने पड़ोसी देशों में हो रहे प्रोटेस्ट से इंस्पायर होकर बशर अल असद के खिलाफ विरोध करने का प्लान बना रहे थे। सभी ने स्कूल की दीवारों पर सरकार विरोधी स्लोगन लिखने का फैसला किया। अगले दिन उन्हीं में से एक 7th ग्रेड में पढ़ने वाले केवल 14 साल के मुआविया सियासनेह ने स्कूल की एक दीवार पर अराबिक में एक स्लोगन लिख दिया, नेक्स्ट इट्स योर टर्न डॉक्टर। दरअसल डॉक्टर प्रेसिडेंट असद का निकनेम था। उस वक्त इस 14 साल के बच्चे को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये 5 शब्दों की एक छोटी सी लाइन सीरिया में एक ऐसे युद्ध का कारण बनेगी जिससे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। अरब स्प्रिंग के चलते अपने पड़ोसी देशों में हो रहे तख्ता पलट को देखकर बशर अल असद पहले
ही अलर्ट हो चुका था। उसने जगह जगह पुलिस फोर्स को तैनात कर रखा था और कहीं भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होने पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे रखा था। कुछ दिनों के बाद पुलिस को उस स्लोगन के बारे में पता लग गया और वो इसे लिखने वाले को सर्च करने लगे। स्कूल और उसके आसपास के कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को लिखने वाले का नाम नहीं पता चल सका। इसलिए पुलिस ने शक के आधार पर 1 दर्जन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया, जिनमें से एक मुआविया सियासनेह भी था। सभी बच्चों को जेल में डालने के बाद उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया, टॉर्चर किया गया और कुछ के जड़ से नाखून तक उखाड़ दिए गए। अगले दिन जब बच्चों के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्हें छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगे तो पुलिस ने उनके साथ भी बदसलूकी की। पुलिस ने बच्चों को छोड़ने के बजाय उनसे कहा कि अपने बच्चों को भूल जाओ, जाकर और बच्चे पैदा कर लो और अगर तुमसे नहीं होते तो अपनी औरतों को हमारे पास भेज दो। पुलिस की इतनी कड़वी जुबान बच्चों के घर वालों को बर्दाश्त नहीं हो सकी। उनके अंदर बहुत गुस्सा भर गया और करीब 1 महीने तक भी जब बच्चों को नहीं छोड़ा गया तो उनके सब्र का बांध टूट गया। हजारों की तादाद में लोग दारा की सड़कों पर उतर आए। इस विरोध से भी जब बच्चों को रिलीज नहीं किया गया तो पीसफुल प्रोटेस्ट धीरे धीरे वायलेंट होता चला गया। इस सब के बावजूद अरेस्ट किए गए बच्चों पर पुलिस का जुल्म जारी रहा। बच्चों की गिरफ्तारी और उन्हें रिहा करने के लिए हो रहे प्रोटेस्ट की कहानी सोशल मीडिया के सहारे तेजी से सीरिया के दूसरे इलाकों में फैलने लगी। 15 मार्च 2011 को डे ऑफ रेज डिक्लेयर करते हुए दमास्कस और एलेपो में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर बशर अल असद के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट करने लगे। असद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे इन सभी प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर जेल में डाल दिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद भी ये विरोध रुका नहीं, बल्कि ये आग की तरह एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगा। इसी तरह लोग ओमारी मॉस्क में भी असद के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, जहां उन्हें काबू करने के लिए पुलिस उन पर वाटर कैनन्स और टीयर गैस के गोले दागने लगी। प्रोटेस्टर्स तब भी शांत नहीं हुए तो पुलिस उन पर फायरिंग करने लगी, जिसमें 4 लोगों की वही मौत हो गई। 4 लोगों की मौत ने इस विद्रोह को और भी तेज कर दिया और सीरिया में हो रहे छोटे छोटे प्रोटेस्ट को एक बड़ी बगावत में बदल दिया। प्रोटेस्टर्स ने दारा में बाथ पार्टी के हेडक्वार्टर में आग लगा दी और असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्ति को भी तोड़ दिया। दारा शहर की दीवारों को गवर्नमेंट विरोधी नारों से भर दिया गया और पूरा शहर डाउन विद असद, नो नो टू इमरजेंसी लॉ के नारों से गूंज उठा। दारा से शुरू हुआ ये वायलेंट प्रोटेस्ट अब सीरिया के दमास्कस, डूमा, मुआदामिया, होम्स, हामा, एलेपो और दियर एजोर में फैल चुका था। 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इन प्रोटेस्ट के चलते करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब सीरियन गवर्नमेंट को भी समझ आ गया था कि अगर जल्द ही उन बच्चों को रिलीज नहीं किया गया तो सिचुएशन पूरी तरह से उनके हाथ से निकल सकती है। इसलिए कैद करने के पूरे 45 दिन बाद मिड अप्रैल में सभी बच्चों को छोड़ दिया गया। लेकिन रिहा होने के वक्त बच्चों की हालत इतनी खराब थी कि उनमें से कई अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। उनके शरीर पर चोट के मल्टीपल निशान दिखाई दे रहे थे, जो पुलिस के टॉर्चर की साफ साफ गवाही दे रहे थे। बच्चों की इतनी बुरी हालत देखकर पब्लिक और भी गुस्से में आ गई। इसके बाद दारा में होने वाले प्रोटेस्ट में अचानक से विद्रोहियों की संख्या बढ़ने लगी। 22 अप्रैल 2011 को ग्रेट फ्राइडे के दिन सीरिया के कई शहरों में पुलिस और विद्रोहियों के बीच हिंसक झड़प स्टार्ट हो गई। इस प्रोटेस्ट को बढ़ता देख 3 दिन बाद 25 अप्रैल को हजारों की संख्या में आर्मी ने सैकड़ों टैंकों के साथ दारा के प्रोटेस्टर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें 100 के करीब लोग मारे गए। बशर अल असद ऐसी क्रूरता दिखाकर लोगों के बीच डर बिठाना चाहता था ताकि कोई भी प्रोटेस्ट में हिस्सा ना ले, लेकिन दारा की इस घटना से विद्रोह रुकने के बजाय और तेज हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कई लोकल रिबेलियन ग्रुप्स भी अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इसमें शामिल हो गए। कुछ ही महीने में दारा से शुरू हुआ एक छोटा सा प्रोटेस्ट पूरे सीरिया में फैलकर सिविल वॉर में ट्रांसफॉर्म हो गया। वक्त गुजरता गया, लेकिन न तो सिविलियंस का प्रोटेस्ट कम हुआ और न ही उन पर आर्मी की बर्बरता रुकी। सैकड़ों की तादाद में जब आर्मी द्वारा सिविलियंस को मारा जाने लगा तो असद एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग उसकी क्रूरल्टी के खिलाफ हो गए। 28 अप्रैल 2011 को बाथ पार्टी के सैकड़ों मेंबर्स ने पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया। इसी दौरान सीरियन आर्मी के कुछ सोल्जर्स ने सरकार का कहा ना मानकर निहत्थे प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाने से मना कर दिया। प्रेसिडेंट असद को ये बात नागवार गुजरी और वो 6 जून 2011 को जिस्र अल शुगुर शहर में 120 ऐसे सोल्जर्स को मरवा देते हैं जिन्होंने प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। इनके इस एक्शन से आर्मी के और भी कई सोल्जर्स उसके खिलाफ हो जाते हैं और आर्मी छोड़कर प्रोटेस्टर्स से हाथ मिला लेते हैं। बड़ी संख्या में सीरियन आर्मी को छोड़ चुके सोल्जर्स एक होकर 29 जुलाई 2011 को फ्री सीरियन आर्मी FSA का फॉर्मेशन करते हैं। शुरुआती दौर में ये लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट
ना करके सीरियन आर्मी में काम कर रहे लोगों से जॉब छोड़कर एफएसए ज्वाइन करने की अपील करने लगे। यहाँ एफएसए को सुन्नी मुस्लिम्स का भारी सपोर्ट मिलने लगा था, जो अपने खिलाफ हो रहे भेदभाव से परेशान होकर बशर अल असद को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एफएसए को सुन्नी लोगों का सपोर्ट मिलने से धीरे धीरे सीरियन वॉर सेक्टेरियन वॉर में बदल गया। तुर्की, कतर और सऊदी अरेबिया जैसे सुन्नी मेजॉरिटी देश असद के खिलाफ इनडायरेक्टली एफएसए को सपोर्ट करने लगे। इसके बाद एफएसए को यूएस, फ्रांस, यूके और जर्मनी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज का भी सपोर्ट मिलने लगा। सभी देश अलग अलग टाइम पर एफएसए को वेपन प्रोवाइड करवा रहे थे, जिससे इनका हौसला बढ़ रहा था। देश की बड़ी आबादी के सपोर्ट और बाहरी देशों की मदद से काफी मजबूत हो चुके एफएसए ने सीरिया गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और जल्दी ही कई शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया। सुन्नी लोगों को सीरिया गवर्नमेंट पर भारी पड़ता देख शिया मेजॉरिटी देश ईरान भी चुप नहीं बैठ पाया और बैकडोर से बशर अल असद को फाइनेंशियल असिस्टेंस और मिलिट्री सपोर्ट देने लगा। 2011 के अंत तक सीरिया में कई देशों के इन्वॉल्व होने के कारण यहाँ गोलीबारी और बमबारी की घटना आम हो गई, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी थी। सीरिया को सिविल वॉर में फंसता देख कई टेररिस्ट ग्रुप्स को भी यहाँ अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने का अच्छा मौका नजर आने लगा था। टेररिस्ट ग्रुप्स भी यहाँ शिया और सुन्नी के बेस पर लड़ाई में शामिल हो रहे थे। सबसे पहले लेबनान बेस्ड ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह असद गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ खड़ा हुआ और अपने लड़ाकों को सीरिया भेजने लगा। ऐसे में अल-कायदा भी पीछे नहीं रह सका और उसने जनवरी 2012 में यहाँ सुन्नी रेबल्स को असिस्ट करने के लिए जबहत अल-नुसरा नाम से ग्रुप बनाकर असद और उसके सहयोगियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जहाँ फ्री सीरियन आर्मी का मकसद केवल असद को सीरिया की सत्ता से उतारकर सेक्युलर गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने का था, तो वही हिजबुल्लाह बशर अल असद को सपोर्ट करता है, जबकि टेररिस्ट ग्रुप जिहाद को बढ़ावा देकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। इसके बाद 2012 में सीरियन सिविल वॉर में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ISI की एंट्री होती है, जो कभी अल-कायदा का हिस्सा रहा था। 2007 से ही इराक के सिविल वॉर में शामिल ISI इराक में अपने पैर जमाने के लिए सरकार के खिलाफ भयंकर खून खराबा कर रहा था। अभी तक ISI का मकसद इराक में ही रहकर वहां की सरकार को उखाड़ फेंकने का था, लेकिन 2012 में जबहत अल-नुसरा के फॉर्मेशन के बाद वो भी अपना नेटवर्क सीरिया तक एक्सपेंड करने लगा। 2013 में ISI ने सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जबहत अल-नुसरा से हाथ मिला लिया और अपना नाम बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS रख लिया। इन टेररिस्ट ग्रुप्स के इतर वेस्टर्न कंट्रीज सीरिया में एफएसए को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स ऑफ सीरिया ग्रुप बनाती है, जिसका मोटिव डिप्लोमेटिक तरीके से बशर अल असद को सत्ता से हटाने का होता है। अब तक सीरिया में मैक्सिमम लड़ाई साउथ में ही लड़ी जा रही थी, इसलिए रेबल ग्रुप से टक्कर लेने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी सेना नॉर्थ से हटाकर साउथ में डिप्लॉय कर दी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कुर्द लोग नॉर्थ के कई स्टेट्स को सीरिया से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। सीरिया के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में कुर्द लोगों की अच्छी खासी पॉपुलेशन है और ये अपनी फ्रीडम के लिए सालों से सीरियन गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे थे। नॉर्थ सीरिया में कुर्द लोगों द्वारा गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने के बाद सीरियन सिविल वॉर में ये चौथा गुट उभर चुका था। सीरिया में लड़ाई अब और भी ज्यादा भयानक रूप ले चुकी थी, जहाँ साउथ में पहले मोर्चे पर फ्री सीरियन आर्मी और नॉर्थ में दूसरे मोर्चे पर कुर्द असद गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वही तीसरे मोर्चे पर ISIS अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के साथ साथ रेबेल ग्रुप्स को भी निशाना बनाने लगा था। चौथे मोर्चे पर खुद सीरियन आर्मी असद गवर्नमेंट को बचाने के लिए इन सभी का सामना कर रही थी। इसके अलावा बाहरी देश भी अपने अपने फायदे के हिसाब से यहाँ प्रॉक्सी वॉर लड़ने लगे, जिससे सीरिया में एक ऐसी वॉर की शुरुआत हुई जिसका कोई अंत नहीं था। ईरान और रशिया का इन्फ्लुएंस सीरिया में असद के पिता हाफिज अल असद के टाइम से ही था, जो समय समय पर सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहते थे। लेकिन जब सीरिया में सिविल वॉर जोर पकड़ने लगा, तो यहाँ ईरान के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए सुन्नी मेजॉरिटी गल्फ कंट्रीज सऊदी अरेबिया और कतर भी यहाँ के लोकल रेबल ग्रुप को सपोर्ट करने लगे। वही टर्की भी एफएसए को सपोर्ट कर सीरियन गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहा था। एफएसए को कई देशों द्वारा सपोर्ट किए जाने से बशर अल असद को अपनी सरकार के गिरने का डर सताने लगा था। 18 जुलाई 2012 को इस सिचुएशन से निपटने के लिए असद गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स सेंट्रल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल के साथ दमास्कस के राउडा स्क्वायर में मीटिंग कर रहे थे। तभी मीटिंग के दौरान फ्री सीरियन आर्मी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर दाऊद राजिहा और बशर अल असद के ब्रदर इन लॉ असीफ शौकत की मौत हो जाती है।
एफएसए की इस कार्रवाई से बशर अल असद अंदर तक हिल गया। इस घटना के बाद भी दमास्कस में असद के खिलाफ एफएसए की कार्रवाई जारी थी। साथ ही भारी संख्या में सिविलियंस भी प्रोटेस्ट करके असद के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे थे। वो समझ चुका था कि दमास्कस में विरोधियों की पकड़ मजबूत होती जा रही है, इसलिए उसने यहाँ से विरोधियों का सफाया करने के लिए 21 अगस्त 2013 को दमास्कस के घूटा में 2 केमिकल अटैक्स करवाए, जिसमें सैकड़ों सिविलियंस की मौत हो गई। असद की इस क्रूएलिटी का उस समय कई देशों ने विरोध किया और ऐसा लगने लगा कि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते बशर अल असद की सरकार गिर जाएगी। केमिकल अटैक वाली घटना के बाद यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा इतने नाराज हुए कि वो सीरिया में असद की गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे। वही असद के केमिकल अटैक के मामले को कुछ ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस यूएन से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की मांग करते हैं, लेकिन रशिया और चाइना वीटो लगाकर इस पूरे मामले को यूएन में ही खत्म करके असद को बचा लेते हैं। भले ही बशर अल असद अपनी सरकार बचाने में सफल रहता है, लेकिन यूएस के हवाई हमले सीरियन मिलिट्री बेस पर होने लगते हैं। दिन पर दिन यूएस के बढ़ते हमलों को देख रशिया भी इस वॉर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। जहां अमेरिका रेबेलियंस को सपोर्ट कर रहा था, तो वही रशिया सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए रेबल ग्रुप्स को निशाना बनाने लगा। यूएस और रशिया के बढ़ते इन्वॉल्वमेंट से सीरिया प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन गया। वही 2013 के अंत तक जबहत अल नुसरा और आइसिस के बीच मनमुटाव हो गया और दोनों अलग हो गए। हालांकि इससे आइसिस को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सीरिया में तेजी से अपने नेटवर्क को बढ़ाता चला गया और 2014 में नदर्न सीरिया के राका को अपने कब्जे में लेकर उसे अपने एमिरेट की कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। नॉर्थ सीरिया में आइसिस के घुसाने से कुर्द को डर सताने लगा था, इसलिए उन्होंने नॉर्थ में आइसिस के खिलाफ जंग छेड़ दी। कुर्द और आइसिस के बीच छिड़ी इस लड़ाई से सीरियन वॉर का डायरेक्शन पूरी तरह चेंज हो गया। अब यहाँ एक मोर्चे पर गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो दूसरे मोर्चे पर रेबल और मिलिटेंट ग्रुप्स अपने अपने इंटरेस्ट के लिए आपस में ही भिड़ रहे थे। इसी बीच यूएस ने आइसिस को खत्म करने के लिए कुर्द फाइटर्स को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। ऐसा करके यूएस सीरियन वॉर में 2 तरह से इन्वॉल्व हो गया। एक तरफ वो सीरियन गवर्नमेंट और रशिया के साथ उलझा हुआ था और दूसरी तरफ वो कुर्द के सपोर्ट में आकर आइसिस के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा था। इसी बीच 2015 में टर्की ने नदर्न सीरिया में कुर्द के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। दरअसल टर्की में कुर्द लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी और जब कुर्द कम्युनिटी सीरिया में मजबूत हो गई, तो आसपास के देशों में कुर्दिस्तान के रूप में एक अलग देश की मांग तेज होने लगी थी, जिनमें से एक टर्की भी है। इसी से परेशान होकर टर्की अपने देश समेत सीरिया में भी कुर्द लोगों को मजबूत नहीं होने देना चाहता था। वही रशिया सीरिया में रेबल्स ग्रुप के बढ़ते कब्जे को रोकने के लिए 2015 में उनके ठिकानों पर करीब 3 महीनों तक बॉम्बिंग करता है। इसके चलते इन कब्जा इलाकों पर असद गवर्नमेंट का फिर से कंट्रोल हो जाता है। रेबल्स के पीछे हटने से सीरिया की लड़ाई सीधे सीधे रशिया और यूएस के बीच की हो गई थी। दोनों देशों ने कई बार सीरिया के इलाकों पर एयर स्ट्राइक की, जिससे हजारों निर्दोष सिविलियंस मारे गए। यहाँ कई बार सीज फायर कर शांति बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही वक्त में लड़ाई फिर से जोर पकड़ लेती। कभी कोई रेबल या आईएसआईएस हमला शुरू कर देता, तो कभी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए बशर अल असद अपने ही देशवासियों पर केमिकल अटैक करवाता। सीरिया की इस अस्थिरता के बीच अमेरिका, रशिया और ईरान जैसे देशों की इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ लगातार बनी रही। यूएस के भारी समर्थन के चलते कुर्द फाइटर्स ने नॉर्थ इलाकों से आइसिस को लगभग पूरा खदेड़ दिया था, जिसके बाद सीरिया में आइसिस का इन्फ्लुएंस काफी कम हो गया। आइसिस की कहानी लगभग खात्मे पर पहुंची ही थी कि तभी सीरिया में ईरान और उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इजराइल भी यहाँ इन्वॉल्व हो गया। बढ़ती उथल पुथल और नरसंहार को रोकने के लिए बाहरी देशों द्वारा यहाँ बफर जोन बनाए गए, लेकिन शांति का कोई भी तरीका सीरियन सिविल वॉर पर पूर्ण विराम नहीं लगा सका। 29 जनवरी 2021 को जब यूनाइटेड नेशन ने सीरियन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक्स में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, तो बशर अल असद ने इसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद ना तो जंग रुकती है और न ही कोई शांति प्रस्ताव किसी नतीजे पर पहुंचता है। आज सीरिया में सिविल वॉर को शुरू हुए 13 से भी ज्यादा साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ मौत का ये दर्दनाक खेल बदस्तूर जारी है। लोकल रेबल्स और आइसिस की एक्टिविटीज कुछ हद तक कम तो हुई है, लेकिन मौत के इस खेल में गल्फ कंट्रीज, यूएस और रशिया के बीच ताकत की लड़ाई ने सीरिया को एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनाकर रख दिया है।
आज से करीब 13 साल पहले सीरिया के छोटे से शहर दारा में जब 14 साल के एक बच्चे द्वारा स्कूल की दीवार पर लिखे गए एक स्लोगन के कारण 15 बच्चों को अरेस्ट किया गया था, तब सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे ये गिरफ्तारी एक ऐसे वॉर में धकेल देगी जिसका कोई अंत नहीं होगा। आज सीरिया में रहने वाले लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि कब, कौन और किधर से उनके ऊपर बॉम्ब गिराकर चला जाएगा। पावरफुल कंट्रीज की प्रॉक्सी वॉर और बशर अल असद के सत्ता के लोभ ने सीरिया को तहस नहस करके रख दिया है। अनगिनत हमलों के चलते पूरा देश एक खंडर बन चुका है। 13 सालों में सीरिया में 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग लापता हो चुके हैं। करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़कर पड़ोसी देश टर्की, लेबनान, जॉर्डन, इराक और इजिप्ट में शरण ले ली है। आज सीरिया की स्थिति इतनी खराब है कि वहां की 90% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रही है। करीब 70% लोगों को इंस्टेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े आंकड़े सीरिया की केवल 2.5 करोड़ की आबादी के हैं, जो यहाँ पिछले 1 दशक से चल रही सिविल वॉर की एक-एक कहानी को बयां करने के लिए काफी है।